गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो चैनल में आपकी स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको 115 नंबर तक का क्वेश्चन को अपलोड कर चुका था फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट्स, लेजिस्लेशन वाले कैंडिडेट्स। आज की वीडियो में 116 के आगे की वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं। 116 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेंसिंग टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ टॉप ऑफ वर्किंग इंक्लाइन। वर्किंग इंक्लाइन के टॉप के केस में आप कौन सी टाइप के फेंसिंग इस्तेमाल करते हो, S1, S2, F1 या F2। यहाँ पर देखिए मैं जो एलसी काकू साहब का जो कट पेस्ट है उसको रखा हूं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 1.5 मीटर इंटू 0.4 मीटर मोटी ईंटे चूने की गाथनी या 1.5 मीटर इंटू 0.75 मीटर मोटी पत्थर चूने की गाथनी करते हैं। आप S2 टाइप के फेंसिंग में ब्रिक वॉल बनाते हैं। S2 फेंसिंग जो रहती है एबंडोनेड शाफ्ट, एबंडोनेड इंक्लाइन, एबंडोनेड क्वायरी, सब्सिडेंस एरिया को घेरने के लिए बनाई जाती है। चालू जो इंक्लाइन होती है उस पर भी बनाई जा सकती है, यानी कि जो वर्किंग इंक्लाइन के लिए भी S2 टाइप का बनाते हैं। तो S2 को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहां तक कि जो S1 जो फेंसिंग होती है वो आप 0.4 मीटर उसकी थिकनेस रखते हो, 1.2 मीटर उसकी हाइट रखते हो। उसके ऊपर कटीले तार जो लगाते हो वो दो मेंबर के बीच में 0.25 मीटर रहती है बॉटम से, जो कि कहा जाता है ब्रिक वॉल का टॉप से जो पहला मेंबर होगा उसका इंटरवल 0.6 मीटर होगा। इस तरीके से आप जो फेंसिंग लगाओगे ब्रिक वॉल के साथ टॉप के ऊपर, वो S1 टाइप की फेंसिंग होगी जो कि 1.2 मीटर इंटू 0.4 मीटर मोटी गाथनी ईंटें चूने की रहेगी, जो कि ऊपर में 0.525 मीटर के अंतराल पर लगे कटीले तारों का 0.6 मीटर ऊंचा घेरा लगाते हैं। तो ये घेरा जो होगी 0.6 मीटर ऊंचाई तक रहेगी। तो ये S1 फेंसिंग कहाँ लगाते हैं, जो बंकर होती है, सैंड बंकर होती है, पानी टंकी होती है, उसके ऊपर लगाते हैं ताकि उसमें कोई अनजाने घुस न सके। तो ये S1 टाइप की फेंसिंग है। अब यहाँ पर देखिए जो एक और फेंसिंग S3 टाइप की फेंसिंग होती है, वो जो कि घिसकने वाली होती है, मूवेबल फेंसिंग होती है। लकड़ी, लोहे या कंक्रीट से बने घिसकने वाली फेंसिंग खंभे 3 मीटर के अंतर पर रखकर उसके बीच में रस्से लगाए थे, यानी कि एक खंभा रखे, दूसरा खंभे 3 मीटर पर, तीसरा खंभे 3 मीटर पर, और इसके बीच में कटीले तार जो लगते हैं। नीचे वाली जो तार होती है वो फ्लोर से 0.25 मीटर होती है और बाकी मेंबर्स के बीच का इंटरवल 0.3 मीटर होती है। इसको हम आसानी से खिसका सकते हैं। तो ये S3 सरफेस नंबर 3 नंबर का फेंसिंग कहलाती है। तो आपने फेंसिंग जो सरफेस पर लगाई जाती है उसको आपने देख लिया। इस तरह से अंडरग्राउंड में भी जो फेंसिंग लगाई जाती है G1 G2 या U1 E2, उसको भी आपको स्टडी करके रख लेनी है, जिसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता है। फाइनेंस यानी कि पैसा का जब आप मैनेजमेंट करते हैं कि हमको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, कम से कम लागत लगे, उसमें इनपुट जो है कम से कम हो। तो इस प्रकार से जब आप लोग मैनेजमेंट पैसे का करते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हो। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है वो उसमें आपको याद रखना होगा कि पैसे का ही मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मटेरियल का आप करते हैं तो मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है, पैसे का करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। तो इट रिफर्स टू द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी का ही इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट ही कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन सच ए मैनर, इस मैनर में कि सो एज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके। तो ये कहलाती है डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ये नहीं हो सकती, इट इज ए मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच कंपनी स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर वेलफेयर ऑफ देयर, जो वेलफेयर ऑफ देयर कंपनी की जो वेलफेयर होती है उसके लिए जो अमाउंट लार्ज नंबर में खर्च करते हैं वो तो नहीं कहलाती है। एम्प्लॉइज, इट इज मैनेजमेंट टेक्निक it is a management technique which each company send their employees and officers for overseas training increase their loyalty। उनकी ईमानदारी को बढ़ाने के लिए किनके ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी ईमानदारी के लिए उनको ट्रेनिंग के लिए भेजती है। तो ये तो नहीं होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो सीट आपको टिकी लगा ही चुके हैं। इट इज ए मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच कंपनी हायर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर कंपनीज। यहाँ पर जो ईच कंपनी जो होती है हायर करती है एक्सपर्ट्स को अदर कंपनी से। तो ये मैनेजमेंट की वो टेक्निक है क्या? नहीं है भैया।
फॉर रेंडरिंग ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज फॉर इंक्रीजिंग देयर इफिशिएंसी, उनकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये हायर करती है। तो ये भी नहीं है। इट इज ए मैनेजमेंट टेक्निक विच ईच कंपनी मेक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की इफिशिएंट मैनेजमेंट करने के लिए ये जो काम करती है, तो अवेलेबल एट देयर डिस्पोजल, जो डिस्पोजल के लिए जो आवश्यक है, तो ये भी नहीं है। तो इस तरह से मनी का आपने सिक्का टिक लगा चुका है मैनेजमेंट करने का काम। तो 118 में देखिए क्या कहता है, ए इन फर्स्ट और सेकंड डिग्री गैसी माइंस द वेलोसिटी ऑफ एयर इज टू बी मेजर्ड एट। तो जैसे ही वेलोसिटी ऑफ एयर की बात करते हैं तो पहले इसकी रेगुलेशन था कौन सी, 136A 136A, उसके तहत उसको याद किया करते थे। लेकिन अब 160 के तहत मेरी ट्रिक, मेरी मिस्टर सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप रेगुलर देख रहे होंगे, तो उसकी टिप जो है रेगुलेशन 160 की जो बात करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा मेरे तरीके से याद करके देखिए याद हो पाता है कि नहीं। 30 15 60 45 25 75, यही आपको याद रखना है। थोड़ी गैप देके सांस लेकर के कैसे बोलना है, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप। 30, रुक जाइए थोड़ा सा, फिर बोलिए 30 15 60, फिर थोड़ा सा रुक जाइए, फिर बोलिए 45 25 75। तो ये जो 30 एक हो गई, दूसरा हो गई 30 15 60 और तीसरा हो गई 45 25 75। ये मीटर पर मिनट में एयर वेलोसिटी का है, जिसके तहत आप 160 के तहत रेगुलेशन पढ़ते हो। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये पूछी नहीं है, इसको याद करने के लिए मैं बताया हूं कि ये जो अपना इनटेक एयर में ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ जो फिर से 4.5 मीटर के अंदर की बात करता है, दूसरा जो है द्वितीय डिग्री गैसी माइंस में बात करता है, और पहला वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री तीनों के लिए बात करता है, ये द्वितीय डिग्री के लिए बात करता है, ये जो है थर्ड डिग्री के लिए बात करता है। तो ये कॉलम में जो दी हुई है उसको आप कट पेस्ट करके मैं भी रखा हूं यहाँ पर। क्या कहता है प्रश्न, फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, इन फर्स्ट और सेकंड डिग्री गैसी माइंस, फर्स्ट और सेकंड डिग्री गैसी माइंस दूसरा कॉलम देता है आपको। तो इन फर्स्ट और सेकंड डिग्री गैसी माइंस द वेलोसिटी ऑफ एयर इज टू बी मेजर्ड एट, कहां पर मेजर्ड की जाती है। तो ये नंबर में कहता है 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड ऑन द इनटेक साइड ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के इनटेक साइड में या जो डिसकंटिन्यूस या वर्किंग फेस है उससे 4.5 मीटर के अंदर। तो ये आप देखिए, ये जो कहा गया है 4.5 मीटर फ्रॉम द एनी फेस वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यू, कोई भी फेस जो रुकी हुई है या फिर जो चल रही है उसके इंटेक साइड में, ब्रिटिश के इंटेक साइड में जो पार्टीशन किए हुए हैं या ब्रिटिश लगाए हुए हैं उसके इंटेक साइड में आप जो है उसको मेजर करने का काम करते हैं। तो जब गैलरी को दो भाग में आप गैलरी के लॉन्ग में बांट देते हैं ब्रिटिश पर्दे द्वारा, तो उसका एक भाग जो है इंटेक होगा, दूसरा रिटर्न होगा। तो इंटेक भाग 2/3 लगभग जन रहती है 2/3, यानी कि गैलरी की चौड़ाई अगर 4 मीटर है तो 3 मीटर के बीचों बीच आप जो है पार्टीशन लंबा सा लगा देते हो, और वो उसका इंटेक साइड में आप, मैं इसको पिक्चर बना करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखोगे तो यहाँ पर मैं बना रहा हूं कि ये जो है गैलरी है, देखो ये वाली जो है गैलरी है जो कि 4 मीटर लंबी है। आपको जो फेस चल रहा है यहाँ पे चल रहा है, तो आप जो पर्दा लगाते हो, ये पर्दा लगा दिए हो। अब ये पर्दा लगाए हो तो जो कि ये जो पर्दा रहेगी क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगी 2/3 रहेगी, 2/3 रहेगा, और यहां से यहां जो है 1/3 रहेगी, 1/3 रहेगी। तो ये जो है रिटर्न का काम करेगी, ये रिटर्न का काम करेगी, और ये जो है इनटेक का काम करेगी। तो इस तरह से आप फेस से जब मेजर करोगे तो फेस से 4.5 मीटर दूर, ये यानी कि यहां से आप ले लो, ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ आपने 4.5 मीटर आप ले लिया है। तो इस तरीके से ये जो होगी यहाँ पर आपने मेजर कर रहे हैं, जो कि फिर से 4.5 मीटर की दूरी पर आप ले रहे हैं। तो ये 4.5 मीटर की दूरी पर आप जो मेजरमेंट करते हो वो 30 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी। तो एयर मेजरमेंट जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी। ये फेस चाहे रुकी हुई है चाहे स्थगित है।
फेस से 7.5 मीटर मतलब कि 7.5 मीटर आउट बाई ऑफ द डिस्चार्ज एंड ऑफ एयर पाइप। जो पाइप होती है, डक्ट पाइप होती है, उसकी डिस्चार्ज इंच के 7.5 मीटर बाहर की ओर आप मेजर करते हैं एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वाल फेस के मैक्सिमम स्पेन पर। तो 60 मीटर प्रति मिनट से कम रहते हैं। 30 15 60 हो गई, 45 25 75 हो गई। यही वाली सेम इसमें भी बात की जाती है। तो ये तीनों लाइन आपकी दी हुई है, इसलिए ऑप्शन ई को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहती है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास shall not be less than dash dash and dash dash year respectively with does not possess any degree or diploma in mining engineering। डिप्लोमा या माइनिंग इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट नहीं किए हुए हैं, पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, उनके लिए कितने साल का एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास के लिए चाहिए और सेकंड क्लास के लिए चाहिए। तो फर्स्ट क्लास के लिए 6 साल चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 5 साल चाहिए। ये कौन सी रेगुलेशन में बोलता है? रेगुलेशन नंबर 15 ऑफ 2017 कहता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट क्लास or second class manager certificate other than an exchange certificate to which the provision of regulation 21 apply unless the board is satisfied that he has had practical experience in coal mine as prescribed under sub regulation 2 for a period of not less than 6 and 5 years। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट भी किया हूँ 6 and 5 years से रिस्पेक्टिवली ही जरूरत है। तो बी नंबर को टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। इस पर कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पूछना है प्रश्न। यहाँ पर कहता है प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हु हैज रिसीव्ड डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, जो आपके इस प्रश्न में नहीं है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सच पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस शैल बी रिड्यूस्ड टू 5 and 4 ईयर रिस्पेक्टिवली। यानी कि 5 ईयर आपकी जो है फर्स्ट क्लास के लिए और 4 ईयर जो है सेकंड क्लास के लिए रहेगी। ये जो डिप्लोमा किए रहते हैं उनके लिए हो गए, और अगर जो डिग्री किए हुए हैं वही जो है फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास की तो जरूरत है नहीं क्योंकि इनको तो बीटेक किए हुए हैं। तो सेकंड क्लास की जो सर्टिफिकेट होती है वो बीटेक करने के बाद वो जमा करते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस के साथ जो है जमा करने पर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो लेकिन फर्स्ट क्लास के लिए अपीयर होना है एग्जामिनेशन में, तो 2 साल फर्स्ट क्लास के 2 ईयर की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन आप बी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए आज की वीडियो की जो आखिरी वीडियो है, ये कॉम्पिटेंट पर्सन शैल वंस एटलीस्ट डैश डैश एग्जामिन एवरी एयरवे एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग डोर्स इज इन यूज एंड शैल रिकॉर्डेड द रिजल्ट ऑफ। तो एक सक्षम व्यक्ति जो होती है कितने दिन में कम से कम एक बार जो वेंटिलेशन के अप्लायंसेस हैं, जैसे एवरी एयरवे है, एयर क्रॉसिंग है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग है, डोर है, उसको एग्जामिन करता है और अपने रिजल्ट के रिकॉर्ड को ऑन पेज बुक में केप्ट फॉर द पर्पज में लिखता है। तो इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 159 का जो 12 नंबर आखिरी नंबर जो सब रेगुलेशन है उसमें कहता है कि ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट एवरी 14 डेज, यानी कि 14 डेज सी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस सब रेगुलेशन जो 159 है, जो कि वेंटिलेशन अप्लायंसेस बैटिसेस डोर्स स्टॉपिंग्स एयर क्रॉसिंग के बारे में कहता है, उसके लिए आपको ये पढ़ लेना है कि बैटिसेस जो है किस क्वालिटी के होना चाहिए, कहां पर लगने चाहिए। तो इस प्रकार से बैटिसेस के बारे में कहता है कि बैटिसेस इस प्रकार से लगे होने चाहिए कि फेस से 4.5 मीटर तक हवा पर्याप्त रूप से पहुंचती रहे। डोर्स जो लगे रहते हैं वो जनरली इस प्रकार से रहेंगे कि जब एक खुलती हो तो दूसरा जो है पीट बॉटम सेपरेशन डोर जो इनटेक और रिटर्न को आने जाने के रास्ते में लगाई जाती है वो डोर्स होती है। तो वो आप एक मिनिमम 2 रहनी चाहिए। सजेशन दी गई है 10th नेशनल और उसके पहले की सेफ्टी कॉन्फ्रेंस और डिफरेंट कमिटीज द्वारा कि 3 रखी जानी चाहिए। कोई सजेशन 4 रखने की भी दिया हुआ है, फॉरेन कंट्री में 4 वाले रखे जाते हैं। स्लाइडिंग टाइप की होनी चाहिए, एक खुलती है तो दूसरा बंद रहना चाहिए। इस प्रकार का अरेंजमेंट जब होती है तो वेंटिलेशन डोर कहलाती है। स्टॉपिंग के बारे में कहता है कि वेयर स्टॉपिंग बिटवीन मेन इनटेक और मेन रिटर्न, जो उसकी मोटाई होगी वो 25 सेंटीमीटर थिकनेस की नहीं होगी जब आप उसको ब्रिक वर्क से करते हैं, और अदर कंक्रीट विदाउट रेनफोर्समेंट वाली करेंगे तो 25 सेंटीमीटर से कम मोटाई की नहीं होगी। रेनफोर्समेंट जिसमें कि सरिया आप स्टील रॉड नहीं लगाते हैं तो उसको मोटाई जो है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अगर स्टील रॉड के साथ आप उसको कंस्ट्रक्शन कंक्रीट के साथ करना चाहते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट करना
चाहते हैं तो वो 15 सेंटीमीटर से कम मोटाई की नहीं होगी। तो ये सीमेंट प्लास्टर किया हुआ आना चाहिए, एक एयर लीकेज प्रूफ होनी चाहिए, ये सभी बातें इसमें होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये कहता है कि द पार्टीशन ऑफ वॉल एवरी एयर क्रॉसिंग की जो वॉल होती है इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मैसोनरी और कंक्रीट से, तो जो कि नॉट प्रॉपरली रेनफोर्स्ड होती है उसकी थिकनेस 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। और जो अगर आप रेनफोर्स्ड कर रहे हैं यानी कि स्टील के बार लगा रहे हैं, छड़ डाल करके कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं प्रॉपरली रेनफोर्स्ड कंक्रीट, तो उसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। तो इस पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है जो 7 नंबर है, और 10 नंबर पर प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो फिर से पूछी जाएगी आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मिसा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फायदा पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी एग्जामिनेशन में पास होकर आपको थैंक यू बोल सकें, साथ ही सर्टिफिकेट को गेन करके अपने प्रमोशन की सीक्वेंस में आप आ सकें। नए कैंडिडेट होंगे जो बेल आइकन को जरूर दबाइए और ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है मिसा सर माइनिंग क्लास में तो आप तक पहुंच जाए और उसकी सीरीज को देख करके आप एग्जाम की तैयारी को पक्का कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।